हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कि लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं पृथ्वी के बारे में। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पृथ्वी के धरातल का निर्माण हाँ, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग अपरदन करते हैं। आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन के प्रक्रिया के परिणाम है। ठीक है ना। और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वह एकदम से सपाट समतल मैदान नहीं है। ठीक है ना। और निक्षेपण, हाँ, इसमें हम लोग देखते हैं कि सपाट समतल मैदान नहीं है। ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो इसे ऐसा करते हैं। ठीक है ना, इसे समतल नहीं रहने देते हैं। तो हम लोग आंतरिक प्रक्रियाओं में देख रहे थे कि आंतरिक प्रक्रियाओं के जो जितने भी बल लगते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हें असमतल बनाते हैं पृथ्वी को। ये हमने पिछली भूतल को हमारे ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। ठीक है ना। अब इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें बाह्य कारक पढ़ना है कि जो बाह्य कारक है, ठीक है ना, वो किस तरह से भू आकृति बनाते हैं। इन सब बातों पे बहुत सारी डिस्कशन हो चुका है। ठीक है ना। अब हमें केवल ये जानना है कि जो ये बाह्य कारक हैं, ठीक है ना, बाह्य कारक मतलब जल हो गया, ठीक है ना, हिमानी हो गई, पवन हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, किस तरह की आकृति बनाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहले इसमें अपक्षय होता है। अपक्षय सबको पता है, अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। तो पहले इसमें अपक्षय होता है, फिर अपक्षय के बाद इसमें क्या होता है, अपरदन होता है। अपरदन सभी को पता है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बहा ले जाना परिवहन कहलाता है। क्योंकि परिवहन सिर्फ परिवहन नहीं होता, इसके साथ साथ अपक्षय की प्रक्रिया भी चलती है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अपरदन का नाम देते हैं। ठीक है ना। अपरदन और परिवहन, अपक्षय और परिवहन साथ साथ जब चलते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम परिवहन का नाम देते अपरदन का नाम देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अपने साथ बहा कर भी ले जाते हैं और साथ में काट छाट भी जारी रहती है, तब इसका पूरा नाम हम अपरदन देते हैं। ठीक है ना। परिवहन का मतलब है सिर्फ ले जाना। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि परिवहन का मतलब सिर्फ होता है क्या है कि ढुलाई करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है ना। तो जो चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसके विभिन्न कारक ले जाएंगे, तो ये सिर्फ ले जाएंगे, बल्कि ले जाते समय क्या होगा कि ये आसपास के क्षेत्र को काटेंगे भी। ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो इसे फिर अपरदन नाम दे दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहीं पर ये लेखक कहते हैं कि आप ये जानते ही हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब जब कोई भी, ठीक है ना, मलबा अपने साथ बहाकर ले जाते हैं और ले जाकर यहाँ पर एकत्रित करते हैं, तो निक्षेपण कहलाता है। ठीक है ना। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। ठीक है ना। एक तो अपरदन से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है और निक्षेपण से भी। चूंकि यह अध्याय भू आकृति तथा उनके विकास से संबंधित है, ठीक है ना, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड क्या कहलाते हैं, आकृति कहलाते हैं। ठीक है ना। जो छोटे आकृति होती है या फिर बड़ी आकृति, मध्यम आकृति, ये सब क्या कहलाती है, आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग घाटियां देख ली हमने, पहाड़ी देखी, गार्ज देखे, तो ये सब आकृतियां कहलाती हैं। तो अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलखंड को भू आकृति कहते हैं, तो भूदृश्य किसे कहते हैं। लेखक का पूछना है कि अगर मध्यम आकार की घाटियाँ जैसे हो गई, ठीक है ना, वी आकार की घाटी हो गई, ये सब देखते हैं हम लोग, तो ये अगर भू आकृति कहलाती है, तो फिर भूदृश्य क्या है, तो भूदृश्य इन सभी का सम्मिलित रूप है। ठीक है ना, कि इन सब के बनने के बाद हमारा पूरा धरातल किस तरह से दिखता है, तो वो कहलाता है भूदृश्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुत सी भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती हैं जो भूतल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति
आकार व पदार्थ होते हैं जो कुछ भू आकृतिक प्रक्रिया व उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति एवं प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। ठीक है ना। तो अपने भू आकृति आकार एवं पदार्थ होते हैं जो कुछ प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो धीमी गति से कार्य करती हैं, इसी कारण उनके आकार में बनने वाला लंबा समय लगता है। ठीक है ना। प्रत्येक भू आकृति एक प्रारंभ होती है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति, प्रकृति में बदलाव आता रहता है। इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है, बस पढ़कर समझने लायक है। आगे देखते हैं कि जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं ये प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती हैं। ठीक है ना। विकास का अर्थ यहाँ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति की दूसरी आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जाती है। देखिए जलवायु इसमें प्रभाव डालती है। ठीक है ना। भू आकृतियों के विकास में जलवायु अपना प्रभाव डालती है, क्योंकि देखिए इसका लंबवत और क्षैतिज प्रभाव दोनों पड़ता है इसमें। देखिए क्योंकि जिन क्षेत्रों में हिम जमा है, ठीक है ना, वहाँ पर हिमानियाँ कार्यरत हैं। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर बहता हुआ जल कार्यरत है। जहाँ पर शुष्क जलवायु है, जहाँ पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या है कि शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर पवनें क्या है कि एक्टिव हैं। ठीक है ना। वहाँ पर क्या है कि पवनें एक्टिव हैं, तो पवन अपने भूदृश्य बनाती हैं। तो इस तरह से जलवायु ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार से इसको प्रभावित करती है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं से युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था से की जा सकती है। ठीक है। जिस तरह से मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, ठीक है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसी तरह क्या है कि इसका भी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है। देखिए पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है इसमें कि किस तरह से जलवायु प्रभावित करती है। ठीक है ना। जो धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है। नदियों में घाटियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित आकृतियां बनाती हैं, लेकिन नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना अधिक निक्षेपण होगा। ठीक है ना। जितना अधिक नदी का जो वेग है वो क्या है, अधिक होगा, तो वो अपने किनारों पर काट छाट अधिक करेगी। और जहाँ पर जैसे ही धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, इसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, तो ये क्या करेगी कि अपना वेग कम करती चलेगी और मतलब इसका अपर्दन कम होता जाएगा। ठीक है ना। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है, तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। ठीक है ना। जब लगातार क्या होता है कि नदी क्या होती है, समतल हो जाती है, तो ये क्या करती है कि मतलब कटाव, जब ये घाटी बनाना फिर क्या करती है, बंद कर देती है। और ये क्या करती है, अपने किनारों पर कटाव करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पहाड़ी होती हैं, पठार क्षेत्र होते हैं, वो समतल घाटी में बदल जाते हैं। मतलब समतल घाटी बोल रहे, समतल
मतलब कि मैदान में बदल जाते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आई आप लोगों को। इसमें ये देखिए कथन कारण में इसको कैसे पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि जब लगातार अपरदन के कारण नदी समतल हो जाती है तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, दोनों कथन कारण और दोनों इसका सही, ठीक है ना, इसका सही जो है स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। तो इस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ठीक है ना, कि जब लगातार, क्यों, जब हम इसको पढ़े नहीं रहेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो थोड़ी देर तक हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको पढ़े रहेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि हाँ, जब तल समतल हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि नदी जो क्या है कि ये इस तरह से कटाव, अधोमुखी वाला कटाव करना बंद कर देगी और पार्श्व यानी किनारे पर कटाव करने लगेगी, जिसके कारण जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या होंगी, समतल मैदान में बदल जाएंगी। तो इस तरह से ये कथन कारण में इसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। फिर स्थलाग्रत प्रवाह देखते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? ये प्रश्न पूछा है लेखक ने हम लोगों से, आपसे, हमसे, कि क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? तो बिल्कुल संभव है। अगर लगातार किसी भी स्थान पर लगातार अपरदन की प्रक्रियाएं या अपक्षय की प्रक्रियाएं चलती रहेंगी तो निश्चित तौर से उसका निम्नीकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि पूरी तरह से निम्नीकरण, अगर वहाँ पर अंतर्जनित क्रियाएं नहीं एक्टिव होंगी, अगर आंतरिक क्रियाएं उन्हें बार बार नहीं करेंगी, ठीक है ना, तो इसका निम्नीकरण संभव है। अगर यहाँ पर कोई भी आंतरिक क्रिया एक्टिव हो जाएगी तब फिर यहाँ पर निम्नीकरण थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कोई आंतरिक प्रक्रिया परिस्थिति के ऊपर निर्भर है कि अगर कोई भी आंतरिक प्रक्रिया इसमें एक्टिव नहीं होती है तो फिर ये क्या होगी कि निम्नीकरण इसका हो जाएगा, ऊंचे स्थल रूपों का निम्नीकरण। लेकिन अगर इसमें लगातार आंतरिक क्रिया इसको बढ़ाती रहेगी तो कितना भी अपरदन होगा वो उतना कवर करती रहेंगी। तो इस तरह से ये परिस्थिति पर निर्भर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्थलगत स्थलगत प्रवाह देखते हैं हम लोग। तो इसमें परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तुंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अभिनलिकाओं में विकसित होती हैं। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बनाती हैं। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मध्य अवस्था में सरिताएं तल में धीमा कटाव करती हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो रही थी? ठीक है ना, शुरू की बातें हो रही हैं तो ठीक है ना। ठीक, आगे देखते हैं इसमें कि घाटियों और पार्श्व अपरदन याद रखिएगा, किनारों के कटाव को कहते हैं। नदियों के किनारों में जब कटाव होता है तो उसे पार्श्व अपरदन कहते हैं। अधिक होता है कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद हो जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न हो जाते हैं जब तक ये पूर्ण समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोनाड नॉक भी कहते हैं। ठीक है ना, जब तक ये क्या होते हैं, पूरी तरह से अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक निम्न हो जाते हैं, जब तक ये पूरी तरह से समतल नहीं होते तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। ठीक है ना, नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग युवावस्था में नदी क्या क्या काम करती है। तो इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, मतलब बहुत कम नदियां हैं जो इस अवस्था में हैं। ये नदियां उथली वी आकार की घाटी बनाती हैं, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या सकरे
बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक चौड़े एवं समतल हैं, जिनकी दलदल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे धरातल की विसर्प पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरीभूत हो जाते हैं। ठीक है ना। विसर्प की तली में निम्न कटाव होते हैं और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनवरित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये हो गई युवावस्था के काम इसके। ठीक है, नदी की ये युवावस्था के कार्य हो गए, क्या क्या करती है। तो हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी आकृति बनाती है। तो वी आकार की घाटी बन जाती है। ठीक है ना। और जलप्रपात बनते हैं। ठीक है, और विसर्प बनते हैं। ठीक है, और क्षिप्रिकाएं बनती हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं प्रौढ़ावस्था में। तो प्रौढ़ावस्था में हम लोग देखते हैं कि इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियां भी इसी में आकर मिलती हैं। नदियां वी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी व्यापक और विस्तृत होने के साथ विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रवाहित होती है। और युवावस्था में निर्मित स्थल विस्तृत और अंतः दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जल प्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं। कहाँ पर? प्रौढ़ावस्था में। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं अगला वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में सहायक छोटी नदियाँ कम होती हैं और मंद ढाल होते हैं। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई विसर्प प्राकृतिक तटबंध, गोखुर, झीलें आदि बनाती हैं। विभाजक जो है विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर थोड़े या ऊंचे होते हैं। ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं? तो वृद्धावस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि तो हम लोग को याद होना चाहिए कि गोखुर झील कहाँ बनती है? वृद्धावस्था में। तटबंध कहाँ बनते हैं? गोखुर झीलों तटबंध कहाँ बनते हैं? तो वृद्धावस्था में। ठीक है ना। ढाल कहाँ मंद होता है? तो वृद्धावस्था में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे क्लियर होते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि नदी विसर्प कहाँ बनेंगे? वृद्धावस्था में, युवावस्था में। ठीक है ना। या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो फिर हमें याद होना चाहिए कि अच्छा हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पर बनती है, तो ये वृद्धावस्था में बनते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको चीज़ें याद रखना है। ऐसे प्रौढ़ावस्था का भी याद रखना है हमें। ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन बनता है कि जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं नदी के किस अवस्था में लुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़े रहेंगे, तुमको याद रहेगा। ठीक है ना, कि जलप्रपात एवं क्षिप्रिकाएं कहाँ पर? प्रौढ़ावस्था में लुप्त होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से फिर अपरदित स्थल रूप होगी। तो अपरदित स्थल रूप में हम लोग देखते हैं कि घाटियाँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। अरे यार, तुम आ ही गए कैमरा में आखिर। क्या कर रहे हो अक्षय? चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपरदित स्थल रूप। ठीक है ना। तो अपरदित स्थल रूप में क्या आता है कि घाटियाँ अपरदित। अब हम लोग यहाँ से देखिए ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब हमें यहाँ से क्या स्टार्ट करना है? मतलब कि अपर्दन से कौन कौन सी, देखिए अब इसमें सभी में ये पढ़ना पड़ेगा। ये तो नदी का हमने पढ़ लिया कि प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, तो ये सिर्फ नदी के लिए काम करता है। ठीक है ना। और किसी भी चीज़ में ये काम नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये प्रवाहित जल यानी कि नदी में ये चीज़ काम करता है। बाकी आप पवन में देखेंगे या किसी में भी देखेंगे तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्थल रूप हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है ना। जो सभी हमारे कारक वो किस तरह से काम करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि अपर्दन वाले जो भू आकृति वो कैसा बनता है। फिर हम लोग देखेंगे कि यह अपर्दन से जो निक्षेपण होता है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी भू आकृति बनती है, कौन कौन सी कटाव के द्वारा बनती है। ठीक है ना। दो ही चीज़ें हमें पढ़ना है। ये सिर्फ नदी में ये देखने को मिलेगा आपको, बाकी और किसी भी चीज़ में नहीं है। ये सिर्फ नदियों में देखने को मिलता है कि वृद्धावस्था,
ठीक है ना, वृद्धावस्था में क्या बनता है और युवावस्था में क्या बनता है, तो ये सिर्फ नदी के संदर्भ में है, बाकी में ऐसा नहीं है। बाकी में हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि अपर्दन करते हुए अगर चल रहा है तो दो ही प्रकार के स्थल रूप बनेंगे, या तो वो अपर्दन द्वारा मतलब काटने छाटने से बनेंगे, और दूसरा जो ले जाकर निक्षेपित करेंगे उससे बनेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्थल रूप। तो स्थल रूप हम लोग क्योंकि बहता हुआ जल पढ़ रहे हैं, प्रवाहित जल, इसलिए हम प्रवाहित जल का पढ़ेंगे कि प्रवाहित जल का स्थल रूप कौन कौन सा है। तो प्रवाहित जल के स्थल रूप में हम लोग देखेंगे घाटियों का प्रारंभ, घाटियाँ, ठीक है ना, सबसे पहला है घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। सरिताओं का मतलब नदी है, ठीक है ना। ये सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती हैं। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे गहरी और चौड़ी हो, धीरे धीरे ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी होती हैं, और ये चौड़ी व लंबी, ठीक है ना, ये चौड़ी व, अच्छा, ये दिखाया गया है, देखिए ये गाछ दिखाया गया है, क्या दिखाया गया, कहाँ का चित्र इसको लिया गया है, तो इसमें बताया गया है इस पेज में हमें कि ये घाटियाँ क्या है, कि घाटियों का रूप धारण कर लेती हैं। सरिताएं क्या होती, पहले छोटी छोटी अभिनलिकाओं में रहती हैं, फिर ये गहरी होती जाती हैं और ये क्या करती हैं, घाटियाँ बन जाती हैं, ठीक है ना। तो ये नदी का क्या है, अपर्दन रूप है। नदी क्या करती है, जब अपर्दन करती है, यानी प्रवाहित जल जब अपर्दन करता है, तो देखिए इस घाटी के चित्र को ऐड किया गया है, जो कि कितना ही साफ और स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये है कहाँ का, तो देखते हैं हम लोग, ये तमिलनाडु के पास गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी का है, ठीक है ना। ये कावेरी नदी घाटी इस तरह से क्या कर रही है, गार्ज मतलब किस तरह से घाटी उसने बनाई है, ठीक है ना, किसने, कावेरी नदी ने, ठीक है ना। ये कावेरी नदी की घाटी को ऐड किया गया है, देख सकते हैं आप लोग, ऊंचाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, कि कितना गहरा है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से पूरी यहाँ तक की गहराई कवर की गई है, ठीक है। तो चलिए अब लोग आगे देखते हैं इसमें फिर। घाटियों का रूप धारण करती है, लंबाई चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियां वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़े होने वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत कैनियन एक तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो बहता हुआ जल है वो अपने अपर्दन के साथ कौन कौन सी आकृतियां बनाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भी आकृति घाटी बनाता है, भी आकार की घाटी बनाता है गार्ज और कैनियन, ठीक है ना। इसमें वर्गीकृत किया जाता है, हालांकि ये सब एक ही रूप है, ठीक है ना। जब भी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है तो इसे गार्ज का नाम दे देते हैं, फिर और अधिक गहरा हो जाए इसे कैनियन। अब इसमें देखते हैं कि अंतर क्या है, तो इसमें हम लोग देख लें दोनों में कि गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं, मतलब दोनों किनारे क्या होते हैं कि तीव्र ढाल वाले होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की भांति ही गहरी होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे मान लीजिए कि ये गार्ज है, तो जो इसका तल होगा, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र होगा, तो इसकी कहते हैं कि इसकी लेखक बताते हैं कि इसकी चौड़ाई क्या है कि एक समान है, ठीक है ना, लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि कैनियन जो है वो नीचे अधिक सकरा होगा और ऊपर क्या होगा कि अधिक चौड़ा होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग देखिए शुरू पे ही मैंने इसको बताया आप लोगों को कि वी आकार की घाटी बनी, ठीक है ना, वी आकार की घाटी बनी, इस तरह से वी आकार की घाटी बनी। फिर ये जब और ही अधिक गहरी हुई तो इसे हमने गार्ज का रूप दे दिया। फिर ये जब और अधिक गहरी हुई तो फिर हम इसे कैनियन का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लेखक क्या बताते हैं कि जैसे ये
और अधिक गहरी हुई तो लेखक इसमें क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि जो गाज है उसका ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल की चौड़ाई जो है एक समान है, लेकिन जो कैनियन है उसके नीचे इसके नीचे वाली गहराई अधिक है और ऊपर वाला क्या है कि थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और नीचे अधिक सकरा रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी आप लोगों को शामिल इसमें किया जा सकता है, ये भी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। वास्तव में कैनियन गाज का ही दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण के लिए कैनियन निर्माण अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्करण पाए जाने से होता है, गाज कठोर चट्टानों में बनता है। ठीक है ना, कैनियन का निर्माण प्राय, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कैनियन का निर्माण प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज, सॉरी, हाँ, चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार। उदाहरण अगर हम लें तो इसमें पूछा जा सकता है कि कैनियन का जो निर्माण है प्राय अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तर में पाया जाता है। ठीक है ना, सत्य सत्य में मान लीजिए से पूछा जा सकता है। और गाज जो है वो कठोर चट्टान में बनता है, जबकि हम लोग नॉर्मल, अगर इसको नॉर्मल हम लोग इसकी कल्पना करें तो ऐसा लगता है कि ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि हमें अक्सर हम इसी बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो भी आकार की घाटी है फिर इसी का गाज बनेगा, इसी का कैनियन बनेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा अलगाव हमें यहाँ पे पढ़ने को मिला है कि जो कैनियन है वो क्या है कि अवसादी चट्टान में बनता है और गाज जो है कठोर चट्टान में बनता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे इस लाइन को। ठीक है ना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन की स्थिति लाएगा, हमें लगेगा कि जहाँ पर घाटी वो गाज बनता है वहीं तो कैनियन बनेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है ये। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल, हम लोग आगे देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल की अपरदित छोटी चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर गोलाश में इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों को का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल की ऊंचाई से गिरने उसमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। देखिए अक्सर होता क्या है कि हम लोग जो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया अचानक से, ठीक है ना, नदी में मान लीजिए एक छोटा सा गड्ढा बन गया, ठीक है ना, एक छोटा सा गड्ढा मान लीजिए बन गया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें कंकड़ पत्थर क्या होते हैं कि एकत्रित हो गए। अब जब जल का प्रवाह आया, जल इसमें गिरा, ठीक है ना, तेज से, जब जल इसमें तेजी से गिरेगा तो क्या होगा कि इसमें जल घुमाएगा इस कंकड़ को। जैसे ही जल को घुमाएगा और ये क्या होंगे, कंकड़ क्या होंगे, घूमते रहेंगे। तो ये सिर्फ एक जगह पे नहीं होती है, कई जगह पर ये प्रोसेस चलती रहती है और ये जब आपस में मिल जाते हैं तो इस तरह से नदी की घाटी क्या होती है, गहरी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी को जल गर्तिका कहते हैं। ठीक है ना, जल गर्तिका किसे कहते हैं। तो कई बार एक छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर क्या कंकड़ और पत्थर क्या होते हैं, छोटे छोटे जैसे गर्त बन जाते हैं, छोटे से गड्ढे बन जाते हैं। इसमें पत्थर जब क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और वो घूमते हैं। पानी के गिरने से, पानी के बहाव के कारण ये क्या होते हैं, घूमते हैं। तो क्या होता है, इसे जल गर्तिका कहते हैं। ठीक है ना, और जल गर्तिका आपस में मिल, इसी तरह इसमें लेखक हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जब जलप्रपात नीचे गिरता है, ठीक है ना, जलप्रपात, तो इसके साथ जो कंकड़ पत्थर या बड़े गोलाश्म जो बहाकर लाती है नदी, तो जब इसमें गिर जाता है तो ये भी क्या करता है कि जल जब तेजी से नीचे गिरता है तो क्या होता है कि ये इस तरह से जब घूमता है जल इसके साथ साथ, तो इसके साथ गोलाश्म में भी घूमता है और इसी के साथ ये क्या करता है, कटाव करता रहता है। ठीक है ना, जिसके कारण जो कुंड बनता है उसे क्या कहते हैं कि अवनमित कुंड कहा जाता है। तो दो चीजें हमारी क्लियर हुई। एक तो हमारा क्लियर हुआ क्या, पहला तो हमारा क्लियर हुआ, पहला हमारा क्लियर हुआ
हाँ, तो पहला हमारा क्लियर हुआ घाटी। ठीक है ना, घाटी के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा, क्या क्या बनेगा, गाज भी आकार की घाटी, गाज कैनियन। ठीक है ना। और इसमें हम लोग अगला देखते हैं क्या, जलगर्तिका तथा अवनमिक अवनमिक कुंड हमारा क्लियर हुआ दो। अब तीसरा हम लोग देखते हैं तो क्या बनता है, तीसरा अधःकर्तित विसर्ग बनता है, या गभीरीभूत विसर्ग बनता है। ठीक है ना। इसको देखते हैं हम लोग, ये कैसे बनता है, ये क्या है, किस तरह से बनता है, इसकी आकृति कैसे होती है। ठीक है ना। ये यहाँ पर बताया भी गया है, इसी के जस्ट बगल में देखिए चित्र बनाया गया है। ठीक है ना, कोलोरेडो नदी का, ठीक है ना, गभीरीभूत विसर्प बताया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको कि ये कैसे बनता है। ठीक है ना। चलिए, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। ठीक है। ये सभी को पता है, सामान्यतः नदी अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढाल पर बहती हुई नदी अधिक पार्श्व अपरदन करती है। जैसे जो तेजी से नदियां बहती हैं, जहाँ पर नदी की गति तेज होती है, पहले पीछे भी हम लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है ना, पिछले पैरा में हमने भी इसको पढ़ा कि जब नदियां तीव्र गति से बहती हैं तो क्या करती हैं, घाटी को गहरा करती हैं। लेकिन जैसे ही इनका ढाल क्या होता है, मंद होता है, तो ये पार्श्विक अपरदन यानी कि किनारों पर अपरदन करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें हम लोग, क्षैतिज अपरदन होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं। यह या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों के बाढ़ मैदान और डेल्टा, नदी अपरदन के बाढ़ मैदान और डेल्टा मैदानों पर पाया जाने वाला एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टान में भी कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कठोर चट्टानों पर जब विसर्प होते हैं, नॉर्मल विसर्प क्या होते हैं, नॉर्मल विसर्प जब नदियाँ इस तरह से विसर्प करती हुई चलती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि, तो ये विसर्प क्या होते हैं, ये विसर्प कहलाते हैं। यही जब कठोर क्षेत्रों पे होते हैं, ठीक है ना, तब इसे क्या कहते हैं, कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। ठीक है ना, तब इसे हम क्या कहते हैं कि गभीरीभूत या अधःकर्तित विसर्प कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये देखिए इस तरह की आकृतियां जब बनती हैं। ठीक है, ये विसर्प किया है नदी ने। ठीक है ना, इस नदी के आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से बह रही है सामने, और यहाँ पर इसने विसर्प किया है इसको। अगर यही चीज़ मैदानी क्षेत्रों में होती तो ये पूरी तरह से इसको काट छाट देती। ठीक है ना, और फिर सामने से ऐसे बहने लगती, और इस ये क्या बन जाता, गोखुर झील बन जाती है, छाड़न झील बन जाती। ठीक है ना। लेकिन ये जो कठोर चट्टान पर ये प्रक्रिया हो रही है, तो इसे पूरी तरह से काट छाट नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह से बन जाता है अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। ठीक है ना। तो आगे हमारा है क्या कि नदी वेदिकाएं। ठीक है ना। नदी वेदिकाओं में हम लोग देखते हैं कि वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं असमर्थ होती हैं, नहीं नहीं, हो सकती हैं, हाँ ठीक है, ये नीचे लिखी हुई हो सकती हैं, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं, और इनके स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। ठीक है। तो देखिए नदी वेदिकाएं क्या है, कि नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदियों घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ठीक है ना। जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल पर ये नदियों के तल हैं, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होती हैं, से अपरदित होती है। ठीक है ना। और निर्मित है। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई नई नदी वेदिकाएं हो सकती हैं, जो आरंभिक, ठीक है, ये नदी वेदिकाओं का चित्र है। ठीक है ना।
नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहा जाता है। मतलब जब दोनों समान ऊंचाई पर हों, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे, इधर भी समान है इधर भी समान है, तो इसे युग्म वेदिकाएं। और जब यहाँ पर असमान है तो इसे हम क्या कहते हैं कि अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप आ गया, ठीक है ना। तो नदी अपर्दन की वजह से कितने बने, क्या क्या हमने पढ़ा, तो घाटियाँ पढ़ा, घाटियों के अंतर्गत भी आकार की घाटी, गाज, कैनियन, ठीक है ना, ये आया। फिर हमने जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड पढ़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने अधः कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प पढ़ा। देखिए इसमें दो प्रकार हैं, नॉर्मल विसर्प हम इसे इसे हम लोग अपर्दन उसमें निक्षेपण वाले में पढ़ेंगे, तब आप लोग पढ़ेंगे इसमें विसर्प, तब समझ में आएगा। तो अधः कर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये कहाँ पर बनता है, तो ये अपर्दन वाले स्थल रूप में बनता है, ठीक है ना। अधः कर्तित विसर्प, और ध्यान रखेंगे कि कठोर वाले चट्टान में बनता है, ठीक। फिर और आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो नदी वेदिकाएं हो गई और युग्मित वेदिकाएं हो गई, अयुग्मित वेदिकाएं हो गई, ठीक है ना। मान लीजिए कि हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि इन दोनों का डायग्राम ही दे दे कि कौन सी युग्म वेदिका है और कौन सी अयुग्म वेदिका है। तो एकदम नॉर्मल सी पहचान है, तो पढ़ने का ये लाइन बाय लाइन पढ़ने का ये भी फायदा है एक हमें, ठीक है ना, कि युग्मित और अयुग्मित वेदिका। हालांकि ये डायग्राम से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसमें ज़्यादा नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है ना। ये एकदम सरल सा है कि एक जैसा है, ठीक है ना, दोनों तरफ तो ये युग्मित है और इधर है तो ये अयुग्मित। चलिए आगे देखते हैं हम लोग निक्षेपित स्थल रूप। तो जलोढ़ पंख हो गया इसमें पहला, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि पहला जलोढ़ पंख हो गया। अब जलोढ़ पंख हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो जब नदी उच्च स्थलों में बहते हुए गिरिपथ व मंद ढाल, 40 मिनट हो रहे हैं लगभग, ठीक है। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए।